हो। नेट स्लो है। थोड़ा और आगे एक बैठिए आप लोग। एसी चला दिए, उसको भी चला दीजिए। सेकंड एसी भी ऑन कर दीजिए। इसमें सब लोगों के पेपर्स क्या हैं? पेपर 1 या पेपर 2? पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस क्लियर हैं आप लोगों को? दोनों सिलेबस क्लियर हैं? समझ लेते हैं, छोटा छोटी छोटी बातें हैं। पेपर 1 में सीडीपी का सेक्शन 30 नंबर्स के होते हैं। ईवीएस 30 नंबर्स के लिए। लैंग्वेज 1 जो भी लेंगे 30। लैंग्वेज 2 30 नंबर्स। मैथ्स 30 नंबर। 5 सेक्शन में पेपर 1 होते हैं। पहले ऐसा था कि एक आदमी दोनों पेपर अप्लाई कर लेता था, अब नहीं है। ऐसे आवाज आ रही है? साउंड को ऑफ कर दीजिए, नीचे वाला साउंड ऑफ कर दीजिए। आवाज डायरेक्ट आ रही है? ऑफ हो गया? डायरेक्ट आवाज आ रही है ना? तो और आगे आके बैठ जाइए यहाँ, क्योंकि अभी स्टूडेंट कम है। जैसे जैसे क्लास होने लगता है पूरा भर जाएगा वो। पेपर 2 में भी सीडीपी पहले ऐसा था कि एक आदमी दोनों पेपर अप्लाई कर लेते थे, अब ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी दोनों पेपर एक साथ अप्लाई नहीं कर सकता। 2023 में जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कोई भी एक आदमी एक ही पेपर में अप्लाई कर सकता है, दोनों पेपर कभी भी नहीं करेगा। अभी के पहले जितने थे सब लोग लगभग दोनों पेपर दे के बिहार में जॉब ले लेते थे। 2023 में बीपीएससी के नोटिफिकेशन के बाद ये नई नोटिस आई 2023 में कि अब कोई भी एक आदमी दोनों पेपर अप्लाई नहीं कर सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे ही छट गए। यहाँ तकरीबन 174 लोग थे जो इस अभी प्रिपरेशन करके निकले हैं एक बैच में। तो 174 लोगों ने बीएड और डीएड दोनों को प्राइमरी मान के अप्लाई कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ डीएलएड वाले को मौका मिलेगा, बीएड वाले को नहीं मिलेगा। नुकसान हुआ। उन्होंने सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई करके रखा है, फिर भी काम नहीं आया। तो इसे क्या किया गया? नुकसान उसमें क्या है? अब पेपर 2 में जिन लोगों का मैथ साइंस होगा और या फिर जिनका सोशल होगा, दोनों में से कोई एक सेक्शन ही होगा। या तो मैथ साइंस होगा या सोशल साइंस। 60 नंबर्स के होंगे। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है जैसा होता है। तो जो क्लास या स्ट्रेटजी की हम लोग बात करते हैं वो किस तरह से है? प्रिपरेशन में एलिजिबिलिटी को समझना जरूरी है। अगर हम एलिजिबिलिटी नहीं समझेंगे तो गलत जॉब की गलत डिमांड करते हैं। एलिजिबिलिटी कैसे समझ में आएगी? पेपर 1 के लिए स्पेशली जो डिमांड किया गया है
वो है मिनिमम इंटरमीडिएट होना चाहिए और वो भी 45% कम से कम। 45% के नीचे होगा तब भी किसी काम का नहीं। और इंटरमीडिएट के बाद एक कोर्स होना चाहिए DLED। इस DLED में भी 45% मार्क्स चाहिए। पेपर 1 के लिए जो मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है वो सब अप्लाई करेंगे और इसी के बेस पे क्वालिफाई करने के बाद BPSC PRT का आप फॉर्म डाल पड़वाएंगे। क्योंकि जॉब कौन दे रहा है? ये सब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब एक द्वार है जो जॉब के लिए खुल रहा है। अगर ये क्लियर नहीं तो यहाँ तक फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे और नहीं कोई जॉब होगी। पहले था कि डायरेक्ट सीटेट क्वालिफाई किए, कहीं अप्लाई किए, स्कूल में नियोजन पे नौकरी मिल गई। अब नियोजन की प्रक्रिया को हटाया जा रहा है, जो भी होगी वो नियुक्ति होगी। और नियुक्ति का मतलब है कि ग्रेड पे स्केल सैलरी जो गवर्नमेंट के बाकी एम्प्लॉय को दिया जाता है वो सब टीचर्स को मिलेंगे। इतनी मारामारी अभी BPSC वाले में क्यों थी कि हमारी नौकरी हो जाए? सब कुछ लोगों ने दांव पर लगा दिया था, क्योंकि ये नियुक्ति है, नियोजन नहीं है। और एक बार अगर किसी की नियुक्ति हो गई तो सब कुछ क्लियर, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पेपर 1 BPSC PRT के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब सीटेट पेपर 2 जो लोग क्वालिफाई करेगा, पेपर 2 के लिए होना चाहिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है। और इसके बाद है B.Ed। B.Ed में 50% मार्क्स चाहिए। पेपर 1 में आप क्लास 1 to 5 के लिए ज्वाइन करते हैं और पेपर 2 में 6 to 8 के लिए ज्वाइन करेंगे। 2 पार्ट में, प्राइमरी का 2 पार्ट, अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी। ये है लोअर और ये है अपर प्राइमरी सेक्शन। 6 to 8 में ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए और B.Ed भी मिनिमम 50% अंक। लेकिन कैटेगरी PWD या महिला कैंडिडेट्स के लिए 5% का अलग से रिलैक्सेशन है। तो रिलैक्सेशन की बातें बाद में, पहले मिनिमम जान लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। B.Ed होना चाहिए और इसके बेस पे BPSC TRE का एग्जाम होगा। अभी इस बार 6 to 8 की सीट 1200 के आसपास थी, वो भी सामान्य लोगों के लिए नहीं था। अगली बार जो नवंबर में अभी आने वाली है फॉर्म, उसमें तकरीबन 40 से 45 हज़ार लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई करने के लिए सीट आ रही है। इस बार 6 to 8 की सीट नहीं थी, यानी नवंबर में जो बहाली प्रस्तावित है BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, 1.5 लाख बहाली प्रस्तावित है। इसकी फॉर्म नवंबर तक आने की संभावना है। जो लोग भी समय को लेकर कोताही करेंगे यहां भी रह जाएंगे। अभी तो रह गए बहुत से लोग, आसपास कई लोगों को सुना होगा ना, फॉर्म नहीं भर पाए, कोई कारण रह गया, सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं थे, डिग्री नहीं था, तैयारी नहीं किए थे। ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे आपके आसपास। कि वो चाह रहा है कि फॉर्म भराए, एग्जाम ले और हटाएं। जो लोग काबिल होंगे आ जाएंगे, जो लोग काबिल नहीं है, तैयारी की जरूरत है, उनके साथ कुछ नहीं होना। तो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो नवंबर में BPSC के लिए आ रही है, इसके लिए आपका ये सब पास आउट होना जरूरी है। अगर आप अभी से कोताही करेंगे यहाँ तो वो भी गया, ये भी गया, दोनों निकल जाएगा। और ये गलती हजारों लोगों ने इस बार किया है, क्योंकि हम लोग पूरे बिहार के कैंडिडेट को देख रहे हैं जो भी जुड़ते हैं। ऑफलाइन से ज़्यादा तो ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे थे, घर से बैठे वहीं से कोर्स परचेज किया, वहाँ से पढ़ रहे थे सेम टाइम में। तो क्लासेस सिर्फ ऑफलाइन को सोच के नहीं होता है। जो बच्चे आ गए यहाँ क्लास चल रहा है, चूँकि ऑनलाइन भी हमारे लिए ज़रूरी है, सेम टाइम पर क्लास चलते हैं दोनों। तो BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हमारा मेन टारगेट है ये नौकरी, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है। इसको सिर्फ पास आउट हो जाना जरूरी है, इसके नंबर्स मायने नहीं रखते हैं। इसको एक बार पास कर जाएंगे, वहां जाएंगे, उससे जॉब होगी, उसमें जितना स्कोरिंग अच्छा रहेगा वही रहेगा। अब यहाँ की जितनी पढ़ाई है वो सब यहाँ भी काम आएगी, लेकिन उसके सिलेबस अलग है। 2 महीना कम से कम एक्स्ट्रा समय देना होगा, अगर कम समय दिए तब भी।
लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी अब टाइम देने को तैयार नहीं है। एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होगा और एग्ज़ाम डेट आ जाएंगे। अभी तक भरा है, पिछले बार भी भरा था, इस बार भी मौका मिलेगा, अपीयरिंग को नहीं रोका जाएगा। चूंकि सीटेट अपीयरिंग है आपका, अभी दिसंबर में फाइनल होगा और ये भी नवंबर दिसंबर तक फॉर्म आने की बात कर रहे हैं, तो सीटेट अपीयरिंग के बेस पे हम इसको अलाउ कर सकते हैं और ये काम आ जाएगा। और यही चीज बदलाव लेके आ रहा है कि हमें पहले से इस चीज के लिए तैयार रहना है और ये क्वालिफाई करना है। अब इसमें जो लोग ग्रेजुएशन और बीएड किया होगा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी और है। अभी आप देख रहे होंगे ए स्टेट पेपर 1 और एक ए स्टेट पेपर 2 दो पार्ट में आए हुए हैं फॉर्म। ए स्टेट पेपर 1 और 2 क्या है? अगर आपको 8वें से ऊपर की नौकरी करनी है, मतलब आपको हाई स्कूल जाना है, या कुछ लोग +2 ज्वाइन करना चाहते हैं 11 12, तो ए स्टेट पेपर 1 हाई स्कूल के लिए होगा और ए स्टेट पेपर 2 और हाई स्कूल और +2 के ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर से बीपीएससी एग्जाम लेगी आपकी और उसके बाद फाइनल जॉब मिलेगी। तो जिन लोगों की मंशा है कि नहीं 8 के ऊपर भी हम पढ़ाएंगे, तो यहाँ भी जो क्लास 8 की क्वालिफिकेशन थी वही चाहिए, 6 to 8 वाला। प्राइमरी वाले लोग सिर्फ एक ही पार्ट में फॉर्म भर पाएंगे 1 to 5, उसके अलावा वो कहीं फॉर्म फिल नहीं कर सकते। लेकिन जो बीएड हैं वो 6 to 8 में भी अप्लाई करेंगे, हाई स्कूल में भी अप्लाई करेंगे, कम से कम 2 जगह। अगर पीजी होंगे तो +2 में भी अप्लाई करेंगे। तो इसका जो मिनिमम है वो है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है। और दूसरा आपका होना चाहिए इसमें बीएड, बीएड में भी 50% मार्क्स का होना जरूरी है। लेकिन पेपर 2 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यहाँ बीएड। सामान्य लोगों के लिए दोनों में पीजी में 55% नंबर होना चाहिए और बीएड में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तभी आप स्टेट पेपर 2 अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएं क्वालिफिकेशन हमारी बढ़ रही है, डिमांड भी ज़्यादा हो रहे हैं। हमें ग्रेजुएशन के बेस तक जो लोग हैं वो यहाँ तक सीमित रहेंगे। इच्छाएं ज़्यादा होना सही है, उसको गलत नहीं माना जाता है, लेकिन उन इच्छाओं के अनुसार तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है। अब मान के चल रहे हैं कि हम 6 to 8 भी तैयारी करें, हाई स्कूल भी करें, चूंकि हम ग्रेजुएट और बीएड दोनों हैं, मनसा बड़ी है लेकिन मेहनत भी उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी आपका टारगेट किसी एक एग्जाम पे होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी कर सकते हैं 1 to 5 तो पूरी तरह 1 to 5 पे फोकस करें। अगर आपको 6 to 8 करना है तो आप हाई स्कूल पर फोकस करेंगे, 6 to 8 अपने आप हो जाएगा। किसी एक एग्जाम पर फोकस करना है। अगर 6 to 8 पे फोकस कीजिएगा तो हाई स्कूल नहीं निकलेगा, लेकिन हाई स्कूल के बेस को तैयार करेंगे तो 6 to 8 अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन एक ही है। ग्रेड पे में 400 का अंतर होता है, एक 2400 है, एक 2800 है, बाकी सारी सैलरी सेम टू सेम मिलती है। अगर 6 to 8 वालों को 45,000 सैलरी मिलती है तो जो स्टेट पेपर 1 हाई स्कूल के लिए आएगा उसको 48,000 रुपया मिलेगा, 3,000 रुपये का फर्क होता है बस। तो आप किसी एक सेक्शन के बीच में रहेंगे और उसी की तैयारी करेंगे तो उम्मीद रहे कि एक बार में निकल जाएंगे, और जब एक बार जॉब हो जाए तब आप दूसरी ट्राई कीजिए। लेकिन एक साथ दो चीज़ों में जब कोई उलझा है, नहीं हुआ, कई बार ऐसा देखा गया। तो ये हुए 4 सेक्शन। अब ये क्वालिफाई करने के बाद भी इन दोनों के लिए बीपीएससी टीआरई की परीक्षा होगी, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, और बीपीएससी टीआरई के माध्यम से ही हम तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको फाइनल जॉब चाहिए तो सबसे आसान सा तरीका है कि इसको क्वालिफाई करके बीपीएससी को टारगेट में रखें। और अभी का ये मानना है कि ये टारगेट दोनों होना चाहिए। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर सीटेट अपीयरिंग है तो उनको बीपीएससी में भी कन्वर्ट हो जाना होगा आगे, क्योंकि नवंबर में फॉर्म आएगी तो दिसंबर में एग्जाम हो जाएगी। तैयारी कब करेंगे? तैयारी करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी सितंबर के लास्ट तक आते आते सभी लोगों को 2 बैच कम से कम ज्वाइन करना पड़ेगा, एक बीपीएससी पीआरटी का और एक सीटेट का।
क्योंकि दोनों एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी नौकरी है, किसी एक एग्जाम से नौकरी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि आप सीटेट कर भी गए और बीपीएससी में लटक गए, बीपीएससी अलग एग्जाम ही लेती है, उसका सिलेबस पूरी तरह अलग है, पूरी तरह अलग। तो अभी आप जैसे आप अपने पेपर में सीटेट में भिड़ेंगे, कुछ दिन बाद बीपीएससी का बैच अपने आप लॉन्च हो जाएगा, चुपचाप दूसरे बैच में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 2 एग्जाम टारगेट है और दोनों को जोड़कर ही नौकरी होनी है। अगर सिर्फ सीटेट पर फोकस करते रह गए तो बीपीएससी इस साल के बाद फिर कब आएगा कोई नहीं जान रहा है। अगली बार दे सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अब रही बात, कुछ लोग चांसेस काउंट कर रहे हैं कि 2 ही 3 चांस दिया जा रहा है, क्या होगा मेरा। देखिए ऐसे उसको समझिए, पीआरटी के लिए 3 चांस, 6 to 8 के लिए 3 चांस, हाई स्कूल के लिए 3 चांस, +2 के लिए 3 चांस, 3 3 3 और ये 3 अलग अलग सेक्शन मिला के आपको 12 मौका दे रहा है जॉब करने के लिए। किसी एक सेक्शन में 3 मौका मिलेगा और जितनी ज़्यादा सीट अभी आ रही है इतनी ज़्यादा फिर कभी आएगी नहीं। उसके बाद कट ऑफ हाई रहेंगे, सीट कम रहेगा। अभी क्या है, कट ऑफ लो है, सीट हाई है। और जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं वो तैयारी पहले कर रहे हैं। जो लोग पिछली बार मई से तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी लास्ट में जाके कंप्लीट हुई। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एवरेज स्कोर जो टीचर सेलेक्ट एकेडमी से पढ़े हुए हैं उनका 60 से 70 नंबर आ रहा है एवरेज। हालांकि बहुत लोगों के 80-90 तक गए हैं, लेकिन एवरेज देखा जाता है। किसी का 55 भी आया है, 52 भी आया है, किसी का 80 भी आया है। उन सब का एवरेज निकाला गया तो सबका देखा गया 60 से 70 एवरेज नंबर है, और इतना काफ़ी है पास होने के लिए। तब जब ये पता ना हो कि सिलेबस क्या है और क्या पूछा जाएगा, इतना नंबर भी लोग ला दिए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी। अगर माइनस मार्किंग होता ना तो किसी का स्कोर 40 से ऊपर नहीं बढ़ता। वो तो 120 में माइनस मार्किंग लास्ट में हटा दिया कि लोगों के स्कोर बढ़ गए, थोड़े बहुत डर खत्म हो गया। नहीं तो 60 से 70 नंबर उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। जब हम लोग यहाँ टेस्ट भी ले रहे थे, स्टूडेंट का स्कोर आ रहा था 40 45, हमने कहा 60 फोकस रखो, 60 नंबर आ गया तो समझ लो पास। तो यहाँ का टेस्ट काफ़ी टफ होता है जो हम लोग बनाते हैं। जब वो एग्जाम हॉल में गए तो मिलता जुलता टेस्ट मिला, उनको काफ़ी टफ लगा, लेकिन 60 नंबर तो पहुँच गए, 70 नंबर पहुँचे। तो 60 से 70 नंबर एवरेज होने का मतलब कि जितने बच्चे का नंबर इसके आसपास आ रहे हैं वो सब क्वालिफाई करेंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा, सबकी नौकरी हो जाएगी। अगर हम लोग 450 लोगों को पढ़ाए हैं तो 300 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर जाएगा इस बार प्राइमरी का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं, 15 सितंबर तक का टारगेट है। सीटेट का भी रिजल्ट आ जाएगा, बीपीएससी का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास 2 काम है, एक पहला सीटेट को करना और प्लस बीपीएससी टीआरई को करना। जितने लोगों से इसके बारे में पूछिएगा उतने अलग अलग जवाब आते हैं परेशान करने वाले। कोई भी आदमी पॉजिटिव किसी चीज़ के बारे में नहीं बताता। बीपीएससी टीआरई अगर आप तैयारी कीजिएगा तो कोई कहेगा अब कौन सा फॉर्म आने वाला है, आएगा थोड़ी, एक बार आ गया, अब चुनाव का समय था, और वो करते करते फॉर्म आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। आपको क्या करना है आप डिसाइड कीजिए, किसी से राय लेने मत जाइए, क्योंकि मार्केट में जो लोग राय देते हैं वो कहीं सही नहीं है, नुकसान कर रहे हैं। और गलत राय देने की वजह से ही सबसे ज़्यादा परेशानी देखने सुनने को मिली है। तो एग्ज़ाम आपका है, तैयारी आपको करनी है, डिसाइड भी आपको ही करना है। यहाँ लगभग 1 से 150 के आसपास एक बैच में स्टूडेंट रहते हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग आते हैं तो सोचते हैं कि आज पहला दिन है, कितने कम लोग आए हैं। कारण यही है कि यहाँ कोई फेल नहीं होता है कि दोबारा आएगा पढ़ने, जब आएगा तब नया कैंडिडेट आता है। तो जब कोई बचा ही नहीं तो फिर काहे का भीड़ बैठा के रखेंगे कि ये सब फेल हो गए हैं तो बैठे हुए, नहीं होता ऐसा। जब भी आएंगे 10-20 जितने कैंडिडेट आए सब फ्रेश आते हैं और एकदम नए से तैयारी शुरू होती है। और हम लोग नंबर्स देख के नहीं पढ़ाते कि स्टूडेंट कम है या ज़्यादा है तो अभी पढ़ाई होगी बाकी बाद में होगी, ये नहीं करते। स्टूडेंट 5 हो चाहे 50, बैच शुरू हो गई तो हो गई, रुकता नहीं है। एक बार टाइम दे दिया गया, टाइम शुरू। आज का टाइम थोड़ा रखा गया है कि लोगों की क्वेश्चनिंग, एक तरह का सेमिनार या क्या क्वालिफिकेशन है, इस सब बातों को समझा दिया जाए।
आपकी कोई क्वेरी हो वो हम पूछ सके, जान सके, इसके लिए आज फर्स्ट डे बुलाया जाता है। और जब क्लास का टाइम दे देंगे तो इसको 8 से 10 के बीच बैच कर देते हैं सुबह में, और एक शाम को 4 से 7 6 के बीच आता है। तो सबसे बढ़िया बैच माना जाता है मॉर्निंग वाला फ्रेश बैच, सबसे ज़्यादा भीड़ उसी में रहेगी लास्ट में भी। और शाम वाले बैच में वो लोग जो जॉब में रहते हैं, कहीं कहीं वो लोग ज़्यादातर आते हैं, स्कूल में जॉब कर रहे हैं या कहीं और, वो लोग आ जाते हैं। तो आपका टारगेट है सीटेट और बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम, मतलब एक साथ डबल फोकस। अब आपकी क्या क्वेरी है वो बताइए। बेसिक बातें तो मैंने समझा बता दिया, सारी बातें क्लियर कर दी। आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं? प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, कैसे कैसे होता है, क्या काम करते हैं? कोई भी आप प्रिपरेशन में आप हिस्सा लीजिएगा तो 2 सब्जेक्ट्स एक साथ शुरू हो जाते हैं। 2 घंटे में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सबसे लंबे समय तक अगर कोई चीज चलती है वो है सीडीपी, क्योंकि सभी विषयों का आधार वही है। जितने विषय देखते हैं उन सब में पेडागोगी का सेक्शन है, लैंग्वेज में भी पेडागोगी पढ़ना है, ईवीएस में भी पेडागोगी, मैथमेटिक्स में भी पेडागोगी। तो सब की पेडागोगी मिला के सीडीपी पर सबसे ज़्यादा 1 से 1.5 महीने तक टाइम दिया जाता है, ताकि दूसरे सेक्शन के सीडीपी को समझने में आसानी हो, पेडागोगी समझने में आसानी होगी। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वही चलेगा। उसके बाद जो दूसरे सेक्शन है, जैसे लैंग्वेज हो गया तो 15 से 20 क्लास होते हैं, उसके कवर हो जाएगा। मैथमेटिक्स 12 चैप्टर दिया है पढ़ने को, 20 क्लास में कवर हो जाते हैं। वैसे ही ईवीएस क्लास 3, 4, 5 का बेसिक पढ़ना होता है, वो भी जल्दी कवर हो जाते हैं। सोशल और साइंस में थोड़ा टाइम लगता है, तो जिनका पेपर 2 होगा उनकी टाइमिंग अलग बना दी जाती है। जैसे 10 बजे बैच जो खत्म हुआ लैंग्वेज का और सीडीपी का, तो 11 बजे से हो सकता है साइंस या सोशल का बैच रखा जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि जब आप एक बार आए तो दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। हाँ, उसी में पेपर 2 को या तो 1 घंटा पहले बुला लिया जाता है या 1 घंटा आगे रोक दिया जाता है। बाकी कॉमन विषय पढ़ेंगे वो निकल जाएंगे। तो एवरेज टाइम कम से कम रखा जाता है 3 घंटा, लेकिन शुरुआत में 2 घंटे चलाए जाते हैं धीरे धीरे। 2 सब्जेक्ट्स एक साथ चलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया जाता है। जैसे कोई भी चैप्टर कवर हुआ अब तक, इससे क्या क्या पूछा गया है, कैसे पूछा जाता है, जो चैप्टर खत्म होगा उसका एमसीक्यू होगा। यानी अगर कोई चैप्टर 2 दिन में कवर हो जा रहा है तो तीसरे दिन क्या होगा, एमसीक्यू होगा। उस एमसीक्यू से आपको पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है वो कैसे पूछा जाता है, क्योंकि सीडीपी पूरी तरह समझ पर आधारित है। याद कीजिएगा कभी नहीं बनेगा, समझना पड़ता है। और इसीलिए सबसे लंबा समय हम लोग सीडीपी को समझाने पर देते हैं। अगर एक बार सीडीपी क्लियर तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। इसका कारण क्या है? अगर आपके किसी भी पेपर में क्वेश्चन अगर 150 आ रहे हैं तो इसमें पेडागोगी का सेक्शन होता है 90 नंबर। डेढ़ 150 में पेडागोगी कितना? तो लोग पेडागोगी का मतलब 30 नंबर का सीडीपी समझते हैं, सबसे बड़ी गलती। पेडागोगी होगा 90 नंबर का और 60 नंबर बुक या कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं। 90 नंबर ही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। आपके बाकी के 60 नंबर उसकी नॉलेज सब लोग बचपन से पढ़ते लेके आ रहे हैं, लेकिन मुख्य क्या हो जाता है उनके लिए, नया चीज क्या है, पेडागोगी। अगर ये क्लियर, रिजल्ट क्लियर, कभी नहीं रुकता है। और पेडागोगी में ही यहाँ का स्कोर हमेशा 80 से ऊपर रहता है 90 में। कंटेंट में फंस जाएंगे, रिजल्ट कम होगा। कंटेंट में फंस सकते हैं लेकिन बाकी एक्टिविटी में नहीं फंसेंगे वो। तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो पूरे 90 नंबर को टारगेट रख के किया जाएगा। ये अगर क्लियर हो जाएगा तो कंटेंट, बुक, एनसीईआरटी, बाकी चीजें जो धीरे धीरे चलती रहेगी वो अपने टाइम से कवर हो जाती है। एग्जाम का टारगेट है 3 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जाते जाते सिलेबस क्लियर। तो दिसंबर में क्या होगा, टेस्ट सीरीज। कोई भी अपने पेपर का कम से कम 10 टेस्ट सीरीज यहां चलाया जाएगा।
पेपर 1 है तो 10 सेट, पेपर 2 है तो 10 सेट, यानी लगातार 20 दिन टेस्ट रहते हैं। और जो यहाँ का टेस्ट दे देता है, यहाँ जो स्कोर आ रहा है उससे 5 नंबर ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आता फाइनल एग्जामिनेशन। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ रहा है टेस्ट सीरीज का। पूरे बिहार से लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने आते हैं लास्ट टाइम में, अपना कहीं भी पढ़े हो यहाँ टेस्ट देते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है उस टाइम में। टेस्ट सीरीज में अगर यहाँ 150 पढ़ रहे हैं तो 200 से ज़्यादा लोग टेस्ट देते हैं, बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। तो टेस्ट सीरीज अगर हम लोग कराते हैं तो सबसे पहले इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के लिए जो यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए होता है। लेकिन हमारे ही पुराने कैंडिडेट्स हैं जो पहले पढ़ के गए हैं, स्कोर बढ़ाने के लिए आते हैं, वो लोग आते हैं टेस्ट में। कंपटीशन टफ रहता है। तो 3 मंथ्स की आपकी पूरी प्लानिंग है, पूरा स्ट्रेटजी रहेगा और टेस्ट सीरीज उसके साथ शुरू हो जाएंगे। दिसंबर में टेस्ट आप देंगे और दिसंबर में 15 के बाद डेट कभी भी आ जाएंगे तो हो सकता है कि हम टेस्ट सीरीज दिसंबर में न नवंबर से ही शुरू कर दें। हमारे हाथ में है कि हम 20 दिन टेस्ट कब कराएं। वो कभी भी 20 दिन लगातार एग्जाम के पहले करा दिया जाता है और सब कुछ क्लियर करके भेज दिया जाता है। एग्जाम हॉल में पूरी खुशी के साथ लोग जाते हैं और अच्छा करके आते हैं। संस्कृत भी है किसी का लैंग्वेज में? नहीं है। संस्कृत में आधे से ज़्यादा लोग मिलते हैं, इंग्लिश नहीं रखते लोग, हिंदी और संस्कृत और उर्दू। संस्कृत में इस बार लोगों को फायदा ये हुआ कि जो हमने यहाँ 20 टेस्ट संस्कृत का कराया था उसमें से 2 पैसेज उनको डायरेक्ट आ गए, सेम टू सेम। लोगों ने कहा पैसेज पढ़ा भी नहीं, पता है 2 बार बनाए हुए थे, बस देखा और आंसर किए और आगे बढ़ गए। डायरेक्ट पैसेज वगैरह मैच कर जाते हैं, पेडागोगी सेम टू सेम मैच करता है। तो उर्दू और संस्कृत जिससे लोग डरे रहते हैं वो यहाँ भी 25-26 स्कोर आता है। सीडीपी में आधे से ज़्यादा लोग 30 में 30 लाते हैं, एक भी नंबर गलत नहीं, 30 आउट ऑफ 30 आधे से ज़्यादा लोगों का स्कोर रहता है। 3 जगह वो कंप्लीट स्कोर लाते हैं, सीडीपी, ईवीएस और हिंदी। सीडीपी में पूरे 30 नंबर उनको आ जाते हैं, ईवीएस में भी 30 नंबर और हिंदी में भी 30 नंबर। अक्सर देखा जाता है कि इन 3 सेक्शन में लगभग लोगों का 30 में 30 रहता है। मैथ में 2-4 गलती हो ही जाती है, ना चाहो तब भी छूट जाते हैं। और अंग्रेजी चूंकि हमेशा से हमारा विषय नहीं रहा, संस्कृत हमेशा से नहीं पढ़े तो 2-4 नंबर गलत होते हैं, लेकिन 25-26 नंबर वहां भी आ जाते हैं। और इन तीनों में 30 में 30 आ जाते हैं। तो पास होने की कोई डर है यहाँ नहीं है ना। पास तो उसी 3 सब्जेक्ट से हो गए, बाकी बोनस। इसके पीछे का स्कोर जो यहाँ पढ़े थे वो कोई जानकारी है आप लोगों को? कोचिंग का पोस्टमार्टम किए बिना आए हैं, है ना, डायरेक्ट स्कोर बताते हैं। 2017 हाईएस्ट स्कोर 125 स्कोर बता रहे हैं, जब से कोचिंग चल रहा है तब से। दो 2018 127 नंबर, 2019 131 नंबर, 2021 फिर से 127 नंबर, 2022 के दिसंबर में जो परीक्षा हुई लास्ट में 133 नंबर, और 2023 जो अभी जून में हुई है 137 नंबर। ये अब तक का स्कोर रहा है हाईएस्ट। शुरू भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। इस बार का टारगेट था 140। कुछ लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि 140 पहुंच जाएंगे। अब फाइनल रिजल्ट आएगा तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि स्कोर कैसे रहेंगे। तो ये अलग अलग साल के रिकॉर्ड्स हैं। और रिजल्ट रेशियो के बारे में है, क्लियर कर दूं, रिजल्ट रेशियो 90% से ज्यादा रहता है। मतलब बच्चे जितने क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें 90% से ज्यादा पास कर जाते हैं। आज तक कभी सुनने देखने को नहीं मिला है इतने दिनों में कि फेल कर गए, स्कोर कम हो गया। किसी न किसी पेपर में पास करके वो निकल जाते हैं, अपने जॉब की ओर चल पड़े, कोई रुकता नहीं है।
इसलिए रिजल्ट का डर नहीं होता। कोई किसी को भेजता भी है तो ये बोल के भेजता है कि रिजल्ट चाहिए तो वहीं चले जाओ, अगर भटकना है तब तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट चाहिए तो चले जाओ। थोड़ा टफ लगता है तो लोग परेशान होते हैं, थोड़ा खिंचाई यहाँ ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा करा दिया जाता है, ज़्यादा बैठाया जाता है। तो जो लोग लास्ट तक रुक जाते हैं उनका रिजल्ट कभी नहीं रुकता। बीच में से जो गायब हो गया उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। पढ़ाई शुरू किया और लास्ट में टेस्ट खत्म किया, इस बीच में कोई नहीं गया कहीं भी तो रिजल्ट हो जाता है, और आज तक नहीं रुका है। तो 90% से ज़्यादा बच्चे पास कर जाते हैं बैच से। सीटेट का अब तक का रिकॉर्ड है। बीपीएससी आज तक कभी हुआ नहीं था, इसलिए इसमें हमको लग रहा है कि 60% बच्चे पास कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। चूंकि क्वेश्चन पेपर को मैंने भी देखा, समझा, और देख के मुझे लगा कि हाँ, बीपीएससी ने जो इस बार की परीक्षाएं ली वो पैटर्न से बहुत अलग था, जो हमने सोचा था उससे अलग था। लेकिन ये पता था कि 120 नंबर की तैयारी में 60 नंबर लाना मेरी पढ़ाई में बहुत ही आसान है। लेकिन बीपीएससी ने टारगेट क्या रखा था? 40% मार्क्स। तो 120 में 40% 48 नंबर हुआ। अगर बच्चे 60 नंबर ला रहे हैं तो मिनिमम को तो पार कर गए वो। तो हमारा डर वहीं खत्म हो गया। हमने स्टूडेंट्स को इतना ही कहा था कि तुम 60 नंबर लाने पर फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो, रिजल्ट हो जाएगा। वही हो रहा है। 120 नंबर की तैयारी में जिसका पेपर आज तक कभी कभी पब्लिश नहीं हुआ, जिसका सिलेबस क्लियर नहीं, जिसके पेपर देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि परीक्षाएं किस प्रकार होंगी, फर्स्ट टाइम के एग्जामिनेशन में अगर 60% भी बच्चे पास कर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी देन है ये। और हम लोग थैंक गॉड कहते हैं, बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का कि इतना लायक बनाए कि कम से कम 60% बच्चे निकल जाए। लेकिन सीटेट के तो रग रग से वाकिफ है हम लोग, इसलिए वहां देते हैं 90% से ज़्यादा बच्चे निकल जाएंगे। सीटेट हो रहा है 2012 से और बीपीएससी हो रहा है 2023 से। अगर बीपीएससी में 60% रिजल्ट हमारा रहेगा तब भी बहुत अच्छा है, और इसमें रिजल्ट रहेगा 90% तो अच्छा है। तो अगर मन में डर हो रिजल्ट का लेकर तो हम लोग उसके लिए लिखित कागज पे साइन करके दे देंगे, रिजल्ट हो जाएगा। बहुत से लोग सही में लिखवा के रख लेते हैं कि सर दे दीजिए हम रखेंगे, कॉपी किताब में रखते हैं, बाद में लाके दिखाते हैं कि सर देखिए अभी तक रखा था। कोई डिमांड नहीं, 3 महीना मेरे यहाँ समय देना है, शुरू से अंत तक साथ बने रहना है और रिजल्ट लेके जाना है, और फिर अगली बार आने की ज़रूरत ही कभी नहीं रहेगी। आप जॉब लीजिए, घर जाइए। हम चाहते हैं हर बार नई शुरुआत करें, नए बच्चे साथ हो, पुराने नहीं। और यही कारण है कि जब हम लोग कोशिश शुरू करते हैं उस वक्त बहुत कम लोग नज़र आता है, लेकिन देखते देखते फिर सब लोग कनेक्ट होकर भर जाते हैं। अभी आप 6 लोग आए हैं, 33 लोगों का एडमिशन ऑनलाइन में हो चुका है 1 महीने में, 33 लोगों का। और ऑफलाइन में कितने? 5-6 आदमी। हालांकि है भी बहुत सारे जो आज नहीं आ पाए। तकरीबन 60 लोगों की इंक्वायरी है जो अभी तक पहुंचे नहीं है। किसी को शाम का बैच चाहिए, किसी को सुबह को, तो जो जिस समय सुविधा होगी उस समय कनेक्ट होंगे। अगर मुझसे कोई प्रेफरेंस पूछता है किस बैच में जाए तो मैं कहता हूँ मॉर्निंग बैच, क्योंकि आदमी फ्रेश रहता है, सुबह उठता है, आता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है, दिन भर अपना काम में बिजी रहो। तो पढ़ाई पहला फोकस हो तो मॉर्निंग बैच, और जो लोग वर्क में है उनके लिए इवनिंग बैच, दोनों गुंजाइश है। अब इसके बाद क्या करें? आप यहां ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक को ध्यान भटकने की वजह से हम क्लियर नहीं कर पाते। किसी दिन बीमार पड़ गए, कहीं शादी में चले गए, घर चले गए, कोई इमरजेंसी हो गई, छुट्टी पे हो गए, 2-3 टॉपिक छूट गया, तब क्या होगा? ऑफलाइन बैच में क्या होता है, कॉपी मांगते हैं, किसी से फोटो लेके नोट करते हैं और बात क्लियर नहीं हो पाती क्या कहा गया। जो लोग ऑफलाइन में आते हैं उनको प्लस कर दिया जाता है ऑनलाइन। कहीं भी हैं आप, कोई भी चीज छूट गई है उसकी क्लासेस आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर लेना होता है। अगर आप किसी भी इमरजेंसी में कहीं भी फंस गए हो तो उस दिन का क्लास बैक नहीं होगा, आराम से आपको क्लास करने का मौका मिलेगा। और ये कब संभव है? जब आप ऑफलाइन एडमिशन में हैं आपको ऑनलाइन फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन जो सिर्फ ऑनलाइन में है वो ऑनलाइन ही करता है। अभी नहीं देखा तो रात को देखता है, अगले दिन देखता है, बिजी है तो। वीडियो हटते नहीं है, आपके एग्जाम के बाद तक रहेंगे वीडियोस उसमें। इसलिए जो सेक्शन आपको लग रहा हो कि मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, ये
हिंदी पढ़ाई हो गई, खत्म हो गया, लेकिन लग रहा है कि उसको रिवीजन करेंगे तब मेरे लिए अच्छा होगा, तो आप वीडियो से रिवीजन और कॉपी से कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था देने की वजह से मेरे स्कोर बढ़ रहे हैं। हालांकि ये देना नहीं चाहिए, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ता है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ता है। लेकिन हमने देखा कि अगर ये दोनों हम एक सुविधा क्लास में दे रहे हैं तो स्कोर बढ़ रहा है। स्कोर बढ़ेगा तो मेरा भी फायदा है, स्टूडेंट्स का भी फायदा है, और इसके लिए कोई चार्ज है नहीं, एक बार क्लास चलता है उसी में उनको भी इंक्लूड कर देंगे। तो रिवीजन का एक डर खत्म हो जाता है कि रिवीजन कैसे करेंगे, लास्ट टाइम मेरा छूट गया तो कैसे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हो जाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस साथ साथ फ्री करा दिया जाता है, उसी वक्त आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, एडमिशन हुआ बैच में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कहीं भी आप चले जाते हैं इस 3 महीने में, कोई इमरजेंसी कोई बीमारी, हालांकि हम लोग दुआ करते हैं कि सब लोग ठीक रहे, लेकिन इमरजेंसी कोई नहीं जानता क्या हो जाए, तो आप तैयार रहेंगे। आप अगर बेड पे भी हैं, रेस्ट में है, तो आप अपने मोबाइल से अपनी क्लासेस कर रहे हैं, नोट बाद में कर लेंगे, कम से कम चैप्टर वाइज बातें समझ तो रहे हैं। तो ये फैसिलिटी सिर्फ टीचर सेलेक्ट एकेडमी में अवेलेबल है, दोनों एक साथ, बाकी कहीं नहीं देता है लोग। और इससे स्कोर पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है, इसलिए मैंने दिया है। 137 नंबर आने के पीछे कारण यही था। उसने कहा कि सर जो चैप्टर क्लियर नहीं होता था या क्वेश्चन मेरा अटकता था तो वीडियो देख लेते थे, पूरा क्लास का ही वीडियो जो सामने अभी चल रहा है वही लाइव चलता है, अभी जितनी बातें हो रही है वो सब लाइव की ही हो रही है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सीडीपी के सेक्शन जो भी पढ़ाए जाते हैं सब बाइलिंगुअल होते हैं। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो जो बुक के कंटेंट्स है वो आप हिंदी में लेके आए चाहे अंग्रेजी में, आप पे निर्भर है। पढ़ाया तो बुक का कंटेंट होता है। अब आपको पेडागॉगी पता चल गया कि बाइलिंगुअल है, तो यही तो मेन है। इसके बाद कंटेंट पढ़ना है तो किताबें आपको लेके आनी है एनसीईआरटी की, वो आप हिंदी में खरीदे या अंग्रेजी में, आप पे निर्भर है। अगर आपको अंग्रेजी समझ में आता अंग्रेजी में किताब को लेके आइए, हम जो बच्चे हिंदी समझते हैं हिंदी लेके आते हैं, टीचर उसी चीज़ को यहाँ से एक्सप्लेन करता समझाता है, वो किताब में अपना आगे बढ़ते जाते हैं। सीडीपी का सीटेट का आधार है, अगर एनसीईआरटी नहीं तो रिजल्ट नहीं। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन एक एक अक्षर को पढ़ना होगा और उसके एक्सप्लेनेशन को समझना होगा, उसके डिटेल्स को जाननी होगी, तब स्कोर बूस्ट होता है। तो सीडीपी जो विषय के हैं, भाषा तो अपनी भाषा में होगी, लेकिन बाकी सेक्शन के सीडीपी का सेक्शन बाइलिंगुअल होता है। अगर दोनों लैंग्वेज आप अभी नहीं जानिएगा तो सीटेट में भी आंसर सही नहीं कर पाते। अगर आप सिर्फ हिंदी समझते हैं, बहुत से क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर गलत आंसर करेंगे, क्योंकि पेडागॉगी की समझ अंग्रेजी से होती है। हिंदी तो बदलते रहते हैं ना शब्द, ऐसे ऐसे हिंदी है कि लगता है कभी सुना ही नहीं है, लेकिन अंग्रेजी देखे तो याद आता है, अच्छा ये है। एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ देखने को मिला है। तो सीडीपी हम लोग जानबूझ के बाइलिंगुअल रखते हैं कि दोनों भाषा हर स्टूडेंट को समझना जानना है, और उससे उनकी स्कोर बढ़ते हैं। अब बताइए आपको क्या और जानना है। मेरी तरफ से सारी बातें क्लियर हो गई। अब आप क्या पूछना और जानना चाहते हैं। एनसीईआरटी बुक के कंटेंट्स बिल्कुल होते हैं श्योर, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के रिजल्ट होने से रहा। हम लोग एनसीईआरटी के निचोड़ तैयार करके रखते हैं और आपको किताब लेके आने को बोलते हैं, चैप्टर बता देते हैं, उसी को यहाँ से एक्सप्लेन किया जाता है, आप अपने बुक में नोट करते हैं या समझते हैं, चलते हैं। जहाँ दिक्कत होता है आप पूछते हैं। एनसीईआरटी के बगैर सीटेट की कल्पना मत कीजिएगा। आप चाहे तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, और एनसीईआरटी की किताब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग होता है, वो एक्सप्लेनेशन से समझ आता है। और कोई क्वेरी, कुछ पूछना है आपके एग्जाम से रिलेटेड, अपनी प्रिपरेशन से? किसी एक ही बैच में एक समय आप रहिएगा। बीपीएससी के लिए फिर बैच अलग, टाइमिंग अलग, सिलेबस अलग, टीचर्स अलग, इसी 3 महीने के अंदर। तो उसका एग्जाम, उसका फॉर्म नवंबर में आएगा, इसका अक्टूबर से पहले भी सीटेट का फॉर्म आ जाएगा, अक्टूबर लास्ट आने से पहले। हाँ, अक्टूबर में फॉर्म आ जाएंगे, दिसंबर या जनवरी तक सीटेट के एग्जाम हो जाएंगे। दोनों कर लेना है। हाँ,
नहीं तो आप एक पे टारगेट रखिएगा तो नौकरी नहीं होगी, सिर्फ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। अलग टाइम अलग बैच अलग, यही। अगर सीटेट 10-11 बजे खत्म होते हैं तो वो 10-11 बजे से शुरू होता है। 4-5 टीचर्स होते हैं उसमें। उसमें मेरा सेक्शन जीके जीएस में साइंस पढ़ाने का होता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आजकल मैथ भी हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम तो उस समय कॉलेज चले जाते हैं। उसका मैथ साइंस हम पढ़ाएंगे, सोशल साइंस कोई और टीचर पढ़ाएगा पेपर 2 में। सीटेट में चूंकि पेडागोगी का सेक्शन है तो सामान्य शिक्षक नहीं पढ़ा पाएगा, जो ट्रेंड होते हैं वही लोग पढ़ा पाते हैं, दूसरा कोई नहीं करा पाएगा। लेकिन आपका कंटेंट पढ़ाने के लिए टीचर अलग होते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाना हो तो टीचर अलग आ जाएंगे। अगर लैंग्वेज संस्कृत है या उर्दू है तब टीचर अलग हो जाते हैं, अंग्रेजी हिंदी है तो काम चल जाएगा। उस हाँ, उसके बाद फिर बीपीएससी की नई बैच, नई फीस, नए लोग, नए टीचर, सब अलग। सीटेट 120 नंबर की परीक्षा नहीं है, बीपीएससी 120 नंबर में होते हैं, सीटेट 150 नंबर का है। सीटेट में टीचिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टेट में एक भी टीचिंग नहीं आते, टीचिंग का एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप 90 नंबर कम से कम ला दीजिए, बस हो गए, बस कम से कम 90 ला दीजिए, उसके ऊपर तो आएंगे ही। बीपीएससी में कट ऑफ पर निर्भर करता है। हाँ, हर साल का कट ऑफ अलग अलग होगा। जैसे इस बार सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ कम रहेगा, 60, 55, 52 तक आ सकते हैं। लेकिन अगली बार सीट कम हुआ तो 80 भी कट ऑफ जा सकते हैं। जैसे बीपीएससी के प्रशासनिक एग्जाम में हर बार तय नहीं होता कितने नंबर पर पास घोषित होंगे, वैसे ही है। चूंकि वो जॉब देगा, उसी से मेरिट बनना है, तो जितना सीट रहेगा उसके हिसाब से कट ऑफ आएगा। तो आपके पास डबल टारगेट है। अगर आप बीपीएससी में जाइएगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं। अगर उसमें 15 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के मिला के पूछा जाता है तो अब तक जितना पढ़ाए उससे बाहर एक नंबर भी अभी भी नहीं आया था। बीपीएससी के एग्जामिनेशन को अपने वीडियो के साथ हम कनेक्ट करके आपको दे देंगे, टोटल हो जाएगा उसी से। एक नंबर के लिए भी एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं है। पूरा सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन है वो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार का थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हो गया 9। करंट अफेयर भी है। 9-10 सब्जेक्ट मान के चलिए कि कम से कम है बीपीएससी टेट में। उसे आसान है सी टेट करना, बहुत आसान। लेकिन बीपीएससी टेट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। और इस बार हम लोग 10 सब्जेक्ट यहाँ पागलों की तरफ 5-5, 6-6 घंटे का क्लास लगा के पढ़ाए हैं 3 महीने में। 5 घंटा 6 घंटा स्टूडेंट उठ के भागने लगता था, अब नहीं पढ़ेंगे, थक गए, सर दर्द हो रहा है। तो बेहतर था कि हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे के रखा था। अगर कोई उठ के चला भी गया तो कम से कम घर जाके शांत होकर मोबाइल में देख लिया, क्लियर हो गया। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का बहुत फायदा हुआ इस बार, हमने देखा। लोग सुबह आते थे 7:30 बजे और जाते थे 3 बजे, सोचिए कैसे पढ़ाई चल रही होगी। अब इस बार चूंकि टाइम मिल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि क्या चीज पूछ रहा है, तो हमारा बहुत दूर टारगेट जो था वो सब अब नहीं रहेगा। पहले क्लियर ही नहीं था कि क्या क्या पूछा जाना है। और कोई क्वेरी? क्या लग रहा है, अंदर से हिम्मत आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अगर आप हिम्मत कर लेंगे तो अगले साल 2024 में नौकरी हो जाएगी, क्वालिफिकेशन नहीं, नौकरी। अगर हिम्मत तोड़ दिए कि नहीं इतना कैसे हो पाएगा, बहुत मेहनत है, बहुत काम है, तो 2026, क्योंकि 25 में कोई बहाली नहीं आएगी, 23-24 के बाद रुक जाएगी। 24 में भी चुनाव, 25 में भी चुनाव, कोई काम नहीं होगा। 24 में लोकसभा और 25 में यहाँ की विधानसभा, और दोनों चुनाव की वजह से कोई भी गवर्नमेंट कोई नई बहाली अनाउंस नहीं कर पाएगी। आचार संहिता लागू हो जाएगा, आप लोगों को रिझा नहीं सकते बहाली के नाम पे, तो 2 साल बर्बाद। 24-25 खत्म। अगर 24 तक में जॉब हो गया तो हो गया,
नहीं तो सीधे 26। तो मैं चाह रहा हूं कि जितने भी लोग कनेक्ट हो वो बस इसी को टारगेट रख के करे कि दिसंबर जनवरी तक मुझे दोनों क्वालिफाई करके नौकरी ले लेनी। अगर आप टारगेट में रख लीजिएगा तो हम करा देंगे, आपके टारगेट में पहले आना चाहिए। आप मेहनत कीजिए हमारे साथ साथ, जरूर होगा। मेरे बारे में सारी जानकारी है, नाम भी नहीं पता होगा अभी तक। अच्छा पता है, थोड़ा सा अपने बारे में लेट से डिफाइन कर रहे हैं। डॉक्टर गुफरान आलम नाम है। एमएससी किया हुआ है मैथ से, एमएड, ये मेरी जानकारी है। हालांकि बोर्ड छोटा पड़ जाता है और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं लिख सकता हूं। ये अब तक की सारी चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है पढ़ाई के दौरान। एक्सपीरियंस 9 साल का है जो पढ़ाने का है। 2015 प्लस से ज्वाइन कीजिए, 2023 खत्म, यानी सीधे 9 साल का लंबा अनुभव टीचिंग के सेक्शन में दिख रहा है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। जो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह छपते हैं, पेपर्स वगैरह सुनते होंगे ना, इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होता है, कहीं कहीं जाता है, उसमें 15 से ज़्यादा मेरे आर्टिकल्स हैं। वो चाहे जर्मनी हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हर जगह पब्लिश हुए हैं। 2 बुक भी पब्लिश हुआ जर्मनी से, और जर्मनी चूंकि यूरोप में आता है तो यूरोप में जो 9 भाषाएं हैं सब में उसको कन्वर्ट करके पब्लिश किया गया। और गूगल स्कॉलर में आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, लिस्ट में मिल जाएगा। गूगल पे जाइए और टाइप कीजिएगा गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर का एक नया पेज ओपन होगा, उसमें नाम टाइप कीजिएगा गुफरान आलम, दिखाएगा कि हाँ है। तो गूगल स्कॉलर की तरफ से भी मुझे सर्टिफिकेट्स आए हुए हैं। मुझे लगता है अपनी यूनिवर्सिटी में पहला आदमी है जो गूगल स्कॉलर पे है, 550 लोगों में अकेला आदमी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ता है कुछ इतने क्वालिफिकेशन का? ये चीज आपको पहले आते ही पूछना चाहिए था कि सर आप अपने बारे में मुझे बताइए। आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे थे, फिर भी मैंने बताया। आप कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं, किसी के अंडर में आप गाइडेंस ले रहे हैं, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। उसके सोचने समझने का स्तर कहाँ है, उसकी भाषा शैली कैसी है, पढ़ाने का या किसी विषय की गहनता किस स्तर तक की है। तो वो जाने बगैर अगर हम पढ़ेंगे तो लगेगा सब कुछ जैसे पहले चले आ रहा था वही आज भी है। नहीं, 3 महीने में मेरी गारंटी आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसी इंप्रूवमेंट आएगी जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। आपकी भाषा में परिवर्तन आएगी, सिर्फ 3 महीने सुनेंगे मुझे यहाँ। तो आपके रहन सहन में, आपके लोगों के साथ इंटरेक्ट होने में 3 महीने में पर्सनालिटी में एक जबरदस्त चेंज देखने को मिलता है। और जब कोई आदमी या पुराने दोस्त आपसे मिलेंगे तो कहेंगे बहुत बदल गए हो, तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत बदल गया। कोई लोग ऑब्जर्व करते हैं। और ये कैसे होता है? भाषा सबसे पहले अगर विकास होता है तो वो सुनने से होता है।
किसी को रोज 2 घंटे 3 घंटे आप सुनेंगे तो उसके शब्द आपके कान में जा रहे हैं, दिमाग में स्टोर हो रहे हैं, जब आप बोलेंगे तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। जिस भाषा शैली के साथ आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, एक दिन आपके अंदर वो दिखेगी। तो शिक्षक बनने में अगर मोस्ट रिक्वायर्ड फील्ड है तो कंटेंट नॉलेज सबसे ज़्यादा जरूरी है, अपने विषय का ज्ञान, और दूसरा है उसकी कम्युनिकेशन, भाषा या संचार। लेकिन पटना में कंटेंट पर जरूरत से ज़्यादा लोगों का फोकस होता है, संचार पे नहीं। लोगों को लगता है कि मजाकिया अंदाज में देहाती शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों को हंसा हंसा के पढ़ा दिए। एक पूरी पीढ़ी की भाषा खराब कर रहे हैं जाने अनजाने में। एहसास आज नहीं होगा, जब किसी अच्छे लोगों के श्रेणी में बीच में बैठिएगा और जब आप बोलिएगा तो कुछ ऐसे अटपटे शब्द निकल जाएंगे जो आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो निकल क्यों रहे हैं? क्योंकि वही आप सुने हैं। तो हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं। इसलिए भाषा के कौशल जब सिखाए जाते हैं तो चारों कौशल के नाम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, तब लिखना। सबसे पहले है सुनना, वही भाषा के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। तो अगर आपका माहौल अच्छा है, आपके दोस्त साथी अच्छे हैं, आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ की भाषा शैली अच्छी है, तो सब कुछ ठीक है। आपकी भाषा में सुधार होंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन में बदलाव दिखेगी। लेकिन भाषा को एक तरफ रखकर, संचार को एक तरफा बनाकर आप सिर्फ कंटेंट पर फोकस करें, टीचर बन जाए, काफ़ी नहीं है। एक अच्छे शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना भी जरूरी है। अब वक्ता आप हिंदी भाषी में हो, अंग्रेजी बोल के आप आती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग बिहार में हिंदी शब्दावली का प्रयोग ज़्यादा इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हिंदी समझने वाले लोग। और अगर कोई आदमी हिंदी बोल रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ हिंदी जानता है। हम लोग पूरी की पूरी क्लासेस को इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। मैंने 1 साल पढ़ाया, अभी 17 में आए थे जब पहली बार। बाद में स्टूडेंट 45 मिनट पढ़ने के बाद बोल रहे हैं सर कुछ समझ नहीं पाए। 45 मिनट बाद मैंने कहा बीच में क्यों नहीं टोके? तो बोले सर अच्छा लग रहा था सुन के। तो सुन के अच्छा लग रहा है ये मतलब है कि समझ में आए, वो जरूरी है। तो कम्युनिकेशन कितना मायने रखता है एक टीचर के लिए, वो लाइफ में तब आपको समझ में आएगा जब उसकी भाषा की कोई आदमी तारीफ करने वाला सामने मिले कि इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है। शब्द प्रवाह, शब्दों का संग्रह, उसी से आपकी परख होती है कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है। कहते हैं ना कि जब तक कोई चुप है तब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही 2 शब्द बोला अंदाजा लग जाता है कितनी गहराई में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करना चाहिए कम बोले। जो कम बोलते हैं उनके बारे में अंदाजा लगा पाना संभव नहीं है, लेकिन जो बहुत बकबक करते हैं उनकी बातों से उनकी किसी भी गहनता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदमी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो एक तो सटीकता के साथ बातचीत करना, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना, जहां जरूरत नहीं है बोलने की वहां चुप रहना, ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान है। हर जगह जाकर अपनी बात, अपनी अवेलेबिलिटी, अपने विचार नहीं रखते जब तक कि कोई उनसे पूछे नहीं। चुप रहना दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई मानी जाती है। आप अगर अपने दोस्तों के बीच जो सब लोग हल्ला गुल्ली करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनमें आप चुप रहते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। एक दिन आप भी बहस कर लेंगे, आप खराब हो गए। जब तक आप चुप हैं अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जहां जरूरत ना हो वहां चुप ही रहा जाए। एक दिन आप शिक्षक बन जाएंगे, यहाँ खड़े होंगे, पढ़ाएंगे, सैकड़ों लोग आपको सुनेंगे, उस दिन लगेगा कि हाँ अब मैं बोलने के लायक हूँ, मेरी बात सुनने वाले लोग हैं। जब तक उस लायक नहीं है तब तक कोशिश कीजिए कम बोले। जहाँ बोलने से 4 लोगों को फायदा हो वहाँ बोलना जरूरी होता है। तो हमारी कोशिश ऐसे ही शुरू होती है और यही चीज़ हमारे अंदर बदलाव लेके आएगी। इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो आपको न समझ में आया हो क्वालिफिकेशन में? कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी बात? कुछ नहीं, सारी चीज क्लियर है। अच्छा, आप लोग जो अभी तक लिए हैं वो यहां तक है ना? जो आपने प्राप्त किया है वो यहां तक है, बीएससी वगैरह तक, उसके आगे नहीं बढ़े हैं। हाँ, गूगल पूरी दुनिया से जो टैलेंटेड स्कॉलर लोग हैं, विद्वान लोग, उनका पोर्टल अलग बना के रखती है।
उसमें मेरा नाम है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने से किसी को जाके कहूं कि मैं बहुत विद्वान हूं, नहीं, गूगल ने मेरा नाम को विद्वान के लिस्ट में अपने आप शामिल किया, उसमें हम लिखने नहीं गए, क्योंकि वो गूगल की अपनी साइट से। आप सर्च कीजिए ना, देखिए अभी मिल जाएगा। मोबाइल पे टाइप कीजिएगा, पहले तो क्रोम ओपन कीजिए, क्रोम ओपन के बाद लिखिएगा गूगल स्कॉलर, और जब ये पेज खुलेगा तो उसमें टाइप कीजिएगा, मेरा नाम आ जाएगा डिटेल्स। कल है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस, और कहा जाता है कि शिक्षक दिवस के दिन पढ़ाया नहीं जाता, स्टूडेंट से इंटरेक्ट होते हैं। तो कल हो सकता है कि ना रह पाए, चूंकि मैं भी कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं चला जाऊँगा, इसलिए कल कोई क्लास नहीं रखता 5 सितंबर के दिन। मैं आपको 6 सितंबर को बुलाऊँगा, तब तक और लोग कनेक्ट हो जाएंगे, 1-2 दिन में जो लोग घर गए हैं वो लोग वापस आ जाएंगे। तो आपकी क्लास टाइमिंग अभी तो मान लीजिए इस हफ्ते हम 9 बजे से रखे हुए हैं, नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस 8 से 10 फिक्स हो जाएंगे। अभी 8 से 10 होने वाली है। अभी तो जैसे डेमो समझ लीजिए, आप मुझे समझने आए तो 1-1.25 घंटे अभी टाइम देंगे, 9 से 10 साढ़े 10 तक टाइम देंगे, उसके बाद 8 से 10 साढ़े 10 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से फिर से बता देते हैं, संख्या मायने नहीं रखता कि 4 आए हैं कि 40 आए हैं, जो आए हैं उनके लिए बैच चलती है, चूंकि ऑनलाइन भी चलाना है ना। तो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होंगे 2-4 लोग हैं तो सर अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में बैच आएगा, नहीं होता ऐसा। आ गए क्लास शुरू, मतलब नुकसान नहीं होगा, जिस दिन फर्स्ट डे से आने लगे पढ़ाई शुरू हो जाती है, और यही यहाँ की एक विशेषता है। तो आपकी क्लासेस होगी अब सितंबर 6 9 AM। अभी इस वीक में यही टाइमिंग रहेगा। इसका कारण क्या है, इसी वीक में टीजीटी पीजीटी का वेरिफिकेशन चल रहा है, बीपीएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, आप देख रहे होंगे पेपर्स में आ रहे हैं। उसमें 1-2 दिन हो सकता है बिजी रहे, इसलिए टाइमिंग हमने ऐसा रखा हुआ है। नेक्स्ट वीक से आदमी पूरी तरह फ्री रहेगा, 8 से 10 क्लास लेगा। तो बस आज मंडे है, सैटरडे तक में 1-2 दिन बीच में छुट्टियां हो सकती है, सैटरडे तक में डेमो वगैरह जो भी समझना जानना है, किताब कॉपी क्या लेना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मंडे से जो क्लास चलेगी वो चैप्टर बेसिस पर। अभी आप बीच में से कोई भी चैप्टर समझने पढ़ने के लिए कहेंगे वो हम शुरू कर देंगे, ठीक ना। जैसे आपको कुछ कोई कहता है कि सर लर्निंग पढ़ा दीजिए, टीचिंग समझा दीजिए, क्या है, आप जो कहिएगा उस बीच में हम आपको क्लास में पढ़ा देंगे। लेकिन एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट होगी इस वीक के बाद, तब तक सीटेट के पूरे सिलेबस को समझ लेना है। अभी हम बोर्ड पर अगले दिन सिलेबस को ही समझाएंगे यूनिट वाइज, अगर वो नहीं समझेंगे, सिलेबस नहीं देखेंगे, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो एक एक सिलेबस के एक एक यूनिट को समझना होगा, और समझने के बाद क्लास की बात करेंगे, ठीक ना। 9 से साढ़े 10 मान के चले, और उसके बाद 8 से 10 सवा 10 तक टाइम कर देंगे उसका, सवा 10 बजे तक छोड़ देंगे। फिर टाइमिंग बीपीएससी टेट जब आ जाएगा तब उसकी एक अलग टाइमिंग होगी, तब आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगे। अभी तक सिर्फ सीटेट टारगेट है, सीटेट पर फोकस रखिए। मुझे लगता है 20 सितंबर के बाद बीपीएससी टेट की बात करनी हम शुरू कर देंगे। और कोई क्वेरी, कोई और बात नहीं ना। तो 6 सितंबर को 9 बजे उस दिन जो टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम होगा टीचिंग। यहीं से शुरू करेंगे, चूंकि टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचिंग के बारे में समझना ज़्यादा जरूरी है। और आपके क्वेश्चन भी जो आते हैं वो क्वेश्चन सेक्शन में आता है, तो उसका नाम लिखा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और यही पहला टॉपिक रखा जाएगा, इसी पर डिस्कस होगा परसों के दिन। कल 5 सितंबर है, कल नहीं बुलाएंगे क्लास, 6 सितंबर को मिलिए। 6 सितंबर को आइएगा तो हम लोग 5 मिनट के लिए टीचर डे भी मना लेंगे 5 मिनट में, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। चूँकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करना भी जरूरी है इस दिन में, तो कल अगर नहीं हो पाएगा तो परसों हम लोग से और 5 मिनट करके क्लास शुरू करेंगे उनको। चला जाए तब, कितना टाइम हो गया, 10:30 हो रहे हैं ना। ऑल राइट, ठीक है फिर चले।